डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीडीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.1। और इस वीडियो में प्रश्नावली 10.1 को अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा और 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को गिन करके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर मैंने वेक्टर का जो 75% कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। बाकी बचा हुआ है वेक्टर का 25% कॉन्सेप्ट, तो 25% कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियो में उसको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पर सदिश बीजगणित क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर वो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वहां पर अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी प्रश्नावली 10.1 यानी जो वेक्टर है, यानी जो वेक्टर बीजगणित है, इसके जितने भी वीडियो रहेंगे सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप क्लास 12th मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उसे प्लेलिस्ट पर सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में करके अवेलेबल है, तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं स्पेशली आज प्रश्नावली 10.1 का। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखनीय निरूपण कीजिए। देखो यहां पे बात कर रहा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी रफ में या किसी बोर्ड में जब आप कोई सवाल लगाओगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आएगा, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि जो ऊपर का पोर्शन है ये उत्तर है, नीचे का जो पोर्शन है वो दक्षिण है, और ये जो दाएं हाथ का पोर्शन है ये पूरब है, और जो बाएं हाथ का पोर्शन है वो क्या है, पश्चिम है। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ऊपर का पोर्शन क्या है, उत्तर है, मेरे दाएं हाथ, और नीचे का पोर्शन दक्षिण है, दाएं हाथ का पोर्शन क्या है, पूरब है, और बाएं हाथ का पोर्शन क्या है, पश्चिम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह हम डायरेक्शन को पता कर लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखनीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग बनाएंगे चतुर्थांश। देखो ये है चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश इस तरह बन गया है। फिर कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब, और हम लोग जानते हैं इस चतुर्थांश में जो ऊपर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे का पोर्शन क्या होता है, दक्षिण होता है, और दाएं हाथ का पोर्शन क्या होता है, तो ये होता है पूरब, और बाएं हाथ का पोर्शन क्या होता है, तो ये होता है पश्चिम। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखनीय निरूपण ज्ञात करो। मतलब उत्तर से क्या करना है, 30 डिग्री पूरब जाना है। तो देखो उत्तर ये है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब। वैसे एक्चुअली में एंगल को हम ऐसे नहीं मापते हैं, एंगल को हम ऐसे मापते हैं, एंगल को मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पर करना क्या है, अब ये जैसे कह रहा है वैसे तो हमको करना पड़ेगा। यहां पे हमको कुछ रूल नहीं लगाना है, जैसे ये कह रहा है सिंपली बस हमको ऐसे कर देना है। कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, देखो ये पोर्शन उत्तर है, उत्तर से 30 डिग्री कहां जाना है, पूरब में जाना है। देखो अगर कहता उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम, तो पश्चिम कहता तो इधर जाते, पूरब कह रहा है इसलिए उधर जा रहा है। कह रहा है उत्तर से, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन क्या है, उत्तर है। तो उत्तर से, तो इसी लाइन पे कहीं पे कोई पॉइंट ले लेना है। मान लो ये उत्तर है ना, तो मान लो मैं यहां से ले लेता हूं, आप यहां से कहीं इस वाले रेखा पर आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, उत्तर है। और कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर, तो उत्तर से हमको आना है पूरब की ओर। तो देखो मैं उत्तर से आ रहा हूं पूरब की ओर, कितना एंगल आना है, सिर्फ 30 डिग्री आना है। तो बस 30 डिग्री आना है, तो मेरे हिसाब से इतना एंगल 30 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, अब 30 डिग्री आने के बाद क्या करोगे, ऐसे उसी पे एक रेखा खींच दोगे। ठीक है, देखो ये उत्तर से 30 डिग्री पूरब है, क्योंकि इधर आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पूरब है। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर का विस्थापन करो। उत्तर है, ये 30 डिग्री कहां आ गए, पूरब में आ गए, और पूरब में आने के बाद ये 40 किलोमीटर का विस्थापन करता है। देखो पटरी से आप ये वाला कुछ भी खींच सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, और खींचने के बाद आप कह दोगे ये है 40 किलोमीटर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 40 किलोमीटर का जो लाइन है उसको हम अपने रेखा में नहीं खींच सकते, क्योंकि अपने पेज में नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पेज है, हमारा जो पन्ना है वो 40 किलोमीटर का नहीं है। ठीक है, तो आई होप जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करो।
क्वेश्चन 2 में हमको बताना है कि कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, बस खाली हमको इतना ही बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, एक भौतिक राशि होता है और भौतिक राशियों के पास होता है मात्रक। जैसे मैं कहूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा। अगर मैं कहूं लंबाई, तो लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर मैं कहूं समय, तो समय क्या है, एक भौतिक राशि है, उसका मात्रक क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो हर भौतिक राशि का एक मात्रक होता है। तो एक भौतिक राशि होती है, क्या होता है, मात्रक होता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में निरूपित करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है 10 किलोग्राम, बताना है कि 10 किलोग्राम सदिश है कि अदिश है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हम सदिश और अदिश राशि पहचानने का क्या तरीका होता है। तो पहचानने का तरीका ये होता है, वैसे ये कोई रूल नहीं है, पर ये मेरे द्वारा बनाया गया एक नियम है, बस आप समझ लो और ऐसे आप रहोगे तो हमेशा आप कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, रूल क्या है कि जिस भी राशि में वा या बा है तो वो क्या होता है, सदिश राशि होता है, और जिसमें वा बा नहीं आए वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, बशर्ते 3 लोगों को छोड़ करके। वो 3 लोग कौन है, तो एक है द्रव्यमान, दूसरा क्या है, तो दूसरा है आवेश, और तीसरा है विभव। इन 3 लोगों को छोड़ देना है, और 3 लोगों को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी लोग आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सदिश हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम बताना है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो पहले देखना है 10 किलोग्राम ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोग्राम मात्रक किसका होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। और द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो अभी देखिए द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान आवेश और विभव इनमें वाह वाह होते हुए भी क्या है, ये अदिश राशि है, मतलब ये है अपवाद। तो पहला किलोग्राम है, मतलब भौतिक राशि क्या, द्रव्यमान है, द्रव्यमान कौन सी राशि है, द्रव्यमान है अदिश राशि। तो पहला खत्म हो गया। अब चलता है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, बताना है कि ये कौन सी भौतिक राशि है। तो 2 मीटर बताना है कौन सी राशि, सदिश है कि अदिश है। तो 2 मीटर है। अब देखो मीटर किसका मात्रक होता है, तो मीटर मात्रक होता है किसका, दूरी का और विस्थापन का। तो दूरी और विस्थापन कौन सा है, तो 2 मीटर के साथ साथ दिशा भी दिया हुआ है। तो दिशा है तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा सदिश राशि, यानी विस्थापन होगा, और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 40 डिग्री। देखो मैंने आपको बताया कि जहां पर संख्या और मात्रक होता है उसको बोलते हैं सदिश, उसको बोलते हैं परिमाण। जैसे मैं कह दूं 2 मीटर, तो ये देखो ये संख्या है और ये मात्रक है, और संख्या और मात्रक को बोलते हैं परिमाण। अगर मैं कह दूं 10 किलोग्राम, तो ये संख्या है और ये मात्रक है, और संख्या मात्रक जहां होते हैं उसको बोलते हैं परिमाण, और संख्या मात्रक जहां होते हैं उसको परिमाण बोलते हैं। लेकिन जिसके पास परिमाण होता है उसको बोलते हैं अदिश राशि। लेकिन जिसके पास परिमाण के साथ साथ मात्रक भी होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उसको बोलते हैं क्या, अदिश राशि। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो कह रहा है 40 डिग्री। अब ये 40 तो एक संख्या है, ये डिग्री एक मात्रक है, क्योंकि डिग्री कोण का मात्रक है। कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतलीय कोण, दूसरा होता है क्या, घन कोण। जो समतलीय कोण होता है उसके 3 मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, ये डिग्री है इसको अंश बोलते हैं, और एक होता है ग्रेड। तो समतलीय कोण के 3 मात्रक होते हैं, डिग्री, एक डिग्री, ये क्या है, डिग्री है, और एक क्या होता है, एक होता है ग्रेड, और एक होता है क्या, रेडियन। लेकिन जो समतलीय कोण होता है उसका क्या मात्रक होता है, जो घन कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो देखो ये संख्या है और ये मात्रक है, संख्या मात्रक है, ये परिमाण हो गया, और परिमाण जिसके पास होती है वो अदिश राशि होती है। तो ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि देखो ये किसका मात्रक है, ये मात्रक है कोण का, और कोण में कहीं वाह वाह आ रहा है क्या, तो वाह वाह नहीं आ रहा है, मतलब ये अदिश राशि है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 40 वाट है। तो 40 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट मात्रक होता है शक्ति का। शक्ति में कहीं वाह वाह आ रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, शक्ति में वाह वाह नहीं है, और वाह वाह नहीं है तो शक्ति क्या होगा, शक्ति एक अदिश राशि होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में क्या है, 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो कूलाम मात्रक होता है आवेश का। आवेश में क्या वाह वाह है, फिर भी क्या होगा, अपवाद है, वाह वाह होते हुए भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो सबसे डिफिकल्ट है, इन सभी में से सबसे अलग है। उसके बाद संख्या मात्रक है, संख्या मात्रक होता है, जैसे वो क्वेश्चन जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये संख्या है,
ये क्या है, मात्रक है। और जिसके पास संख्या और मात्रक होती है उसके पास क्या होता है, परिमाण, और परिमाण है तो अदिश राशि होगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले देखो वो किसका मात्रक है। जैसे ये क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये मात्रक है त्वरण का। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है त्वरण का। अब ये त्वरण में वाबा आ रहा है, इसलिए ये सदिश राशि है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आप उसका मात्रक और वो संख्या देकर के आप पहचान नहीं करोगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है मात्रक देखोगे, ये किसका मात्रक, ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। सबसे पहले आप फाइंड करोगे भौतिक राशि, और उस भौतिक राशि को देख करके बताना है कि ये सदिश है कि अदिश है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस तरह लगाओगे संख्या और मात्रक को देख करके कि संख्या और मात्रक है तो परिमाण है इसलिए अदिश है, तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसमें संख्या और मात्रक है तो परिमाण है, और परिमाण किसके पास होता है, अदिश राशियों के पास। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो कहोगे ये एक अदिश राशि है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, जो मात्रक दिया है देखोगे ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, उस भौतिक राशि को देख करके बताना है कि ये सदिश है कि अदिश है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 2 भी देख लिया। अब आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करो। मतलब बताना है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो उसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है समय कालांश। समय कालांश में क्या समय है, और समय कौन सा मात्रक हो, समय की कौन सी भौतिक राशि है, अदिश राशि है। समय में कहीं वाव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो समय एक अदिश राशि है। दूरी वाव आ रहा है क्या, नहीं, तो अदिश राशि है। बल बा आ रहा है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 वेग बा आ रहा है, सदिश राशि है। और 5 है कार्य, वाव आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 3 को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और अब आइए चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 को बताने से पहले सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फिगर। तो आइए चलते हैं, फटाफट बना लेते हैं फिगर, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फिगर है, और फिगर के साथ बताना है कि ये कौन कौन सा इसमें वेक्टर है, वेक्टर को पहचान करके बताना है। तो फिगर कुछ ऐसे है, एक ऐसे है, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। एक ऐसे आया हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, बी वेक्टर। एक ऐसे आया हुआ है, इसको बोलते हैं सी वेक्टर। और एक ऐसे आया हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, डी वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो है सह आदिम वेक्टर। मतलब बताना है इस फिगर में कौन सा वेक्टर सह आदिम वेक्टर है, मतलब बताना है कि कौन सा वेक्टर आदिम खोर वेक्टर है, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूं, इसका एक्चुअली में नाम है सह आदिम वेक्टर है, ठीक है। तो हमको बताना है फिगर में कि कौन सा वेक्टर सह आदिम वेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि वो सारे वेक्टर जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो उसको बोलते हैं सह आदिम वेक्टर। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि वो सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं सह आदिम वेक्टर। तो यहां पर क्या है, देखो ऐसे कितने वेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो वेक्टर है इसको बोलते हैं डी वेक्टर, वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 वेक्टर तो मिल गए जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये जो बी वाला वेक्टर है वो यहां से शुरू हो रहा है, जो सी वाला वेक्टर है वो यहां से शुरू हो रहा है। मतलब ये अलग जगह से शुरू हो रहा है, ये अलग जगह से शुरू हो रहा है। बस केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो खाली एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। तो एक ही बिंदु से अगर शुरू होने वाले जितने भी वेक्टर होंगे सारे वेक्टर हो जाएंगे सह आदिम वेक्टर। तो ये और ये कौन से वेक्टर हैं, ये और ये है सह आदिम वेक्टर। तो आई होप जो क्वेश्चन पहला था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समान वेक्टर को ढूंढ के बताओ। अब ये समान वेक्टर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि समान वेक्टर को ही बोलते हैं क्या, समांतर वेक्टर। समान वेक्टर या समांतर वेक्टर क्या होता है, तो समान वेक्टर या समांतर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और दिशा भी क्या होती है, समान होती है। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है, उनको बोलते हैं समान या समांतर वेक्टर। परिमाण भी सेम होना चाहिए, दिशा भी सेम होना चाहिए, और परिमाण दिशा अगर दोनों सेम है तो समान वेक्टर हो जाएगा। आओ देखो हम लोग जानते हैं ये एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो साफ साफ कह रहा है आकृति इतना एक वर्ग है, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, और चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहां पर ये चारों भुजाएं हैं, इनकी लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और लंबाई को भी बोलते हैं क्या, परिमाण। जैसे अगर मैं कह दूं ये एक वेक्टर है,
तो इस वेक्टर में ये लंबाई है और ये जो इस तीर की जो लंबाई है इसको बोलते हैं परिमाण। तो ये एक वर्ग है, तो ये सारी लंबाई आपस में बराबर होंगी। अब लंबाइयां बराबर है, इसका मतलब इनका परिमाण बराबर होगा। सभी का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन परिमाण बराबर होने के साथ साथ जिनका दिशा क्या हो? सेम सेम हो, उनको बोलते हैं समान वेक्टर। लेकिन परिमाण बराबर होने के साथ साथ जिसका दिशा विपरीत है उनको बोलते हैं विपरीत वेक्टर या असमान वेक्टर। तो बताना है समान वेक्टर। तो परिमाण तो सभी के सेम सेम है, बस देखना है डायरेक्शन किनका किनका सेम सेम है। देखो इनका डायरेक्शन सेम सेम नहीं है, लेकिन इनका और इनका डायरेक्शन सेम सेम है। ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो परिमाण तो सेम पहले से था। दिशा भी सेम है, तो परिमाण और दिशा दोनों सेम है, मतलब ये है समान वेक्टर, या कह सकते हो ये है समांतर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 2 देख लिया। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संरेख परंतु असमान। सबसे पहले हमको यहां पे यह समझना पड़ेगा कि संरेख वेक्टर क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको बताया भी नहीं था कि संरेख वेक्टर क्या होता है, तो मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि संरेख वेक्टर क्या होता है। तो देखो, संरेख होने के लिए ना 3 चीजें अगर व्यक्ति के पास है, किसी भी वेक्टर के पास अगर 3 चीजें हैं तो क्या होगा? वो पूरी तरीके से संरेख होगा। देखो, ऐसा नहीं कि तीनों होना चाहिए, तीनों में से अगर कोई भी एक चीज उसके पास है तो वो संरेख होगा। देखो, अगर कोई 2 वेक्टर परस्पर समांतर है तो क्या होंगे? वो संरेख होंगे। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर ये परस्पर समांतर है, समांतर होने क्या मतलब आपको अच्छे तरीके से मालूम है। समांतर का मतलब वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे तो समांतर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस दुनिया में जितने भी वेक्टर है अगर वो ना काटे ना, काटे वरना, तो वो हो गया संरेख। लेकिन अगर काट दिया तो संरेख नहीं होगा। जैसे ये 2 वेक्टर है ना, ये समांतर है, कभी नहीं काटेगा तो संरेख है। चलो, ये 2 वेक्टर है, ये क्या काटेगा? कभी एक दूसरे पर ही है। मतलब अगर इसको हम आगे बढ़ा लें, इसको भी आगे बढ़ाए, इसको भी आगे बढ़ाए, देखो यहां पे क्या है, इसको जितना मन कहे आगे पीछे बढ़ा लो, इसको जितना मन कहे आगे पीछे बढ़ा लो, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो नहीं काटेंगे तो संरेख हो गया। इसको जितना मन में आए उतना आगे पीछे बढ़ा लो, इसको जितना मन में आए आगे पीछे बढ़ा लो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ये संरेख हो गया। एक कंडीशन और भी है, ये एक वेक्टर है और सेकंड वाला वेक्टर भी इसी पे रख दो। अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के ऊपर रखे हो, जैसे ये वेक्टर है ना, और जो सेकंड वाला वेक्टर है वो भी इसी के ऊपर चढ़ा हो, तब भी नहीं काटेगा, तब भी क्या हो गया? संरेख हो गया। यानी अगर कोई 2 वेक्टर संरेख है तो संरेख होने के लिए उसको 3 कंडीशन से, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन से उसको गुजरना पड़ेगा। और यहां पे आप सिंपली समझ सकते हो कि वो सारे वेक्टर जो एक दूसरे को परिच्छेद ना करें उनको बोलते हैं संरेख। बस अब खाली इतना ही जानना है, फालतू के चीजों में आपको नहीं बाजना है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो संरेख क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो सारे वेक्टर जो परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं उनको बोलते हैं संरेख वेक्टर। लेकिन समझने के लिए जो रियल में है वो क्या बोलोगे? ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को कभी परिच्छेद ना करें उनको बोलते हैं संरेख वेक्टर। और परिच्छेद नहीं करेंगे तो उनके पास 3 सिचुएशन हो सकती है। संरेख वेक्टर समांतर भी हो सकता है, एक रेखा में भी हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर भी हो सकता है संरेख वेक्टर। अब देखो, कोई जरूरी नहीं कि एक बंदा इधर जा रहा है तो दूसरा बंदा जो चढ़ा है वो भी इधर जाए। अरे वो चढ़ के इधर भी तो जा सकता है, वो ऐसे भी तो हो सकता है, वो ऐसे भी तो हो सकता है। दिशा देखो किधर भी कहीं भी हो सकता है, बस काटे उठे ना। ठीक है, तो हो जाएगा वो संरेख वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संरेख है परंतु वह असमान है। इस फिगर में हमको बताना है कि वो कौन कौन से वेक्टर है जो संरेख है लेकिन असमान हो, समान नहीं होना चाहिए। समान होने क्या मतलब है? देखो, समान मतलब समांतर, असमान मतलब विपरीत। समांतर में क्या होता है कि दिशा, मतलब समांतर में क्या होता है, परिमाण भी सेम सेम होता है, दिशा भी सेम सेम होती है, उसी को समान बोलते हैं या समांतर बोलते हैं। विपरीत में क्या होता है, परिमाण तो सेम सेम होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, तो उसी को असमान बोलते हैं या उसी को क्या बोलते हैं, विपरीत वेक्टर बोलते हैं। तो बताना है कौन कौन से संरेख है लेकिन क्या है, असमान है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें चारों को, तो क्या बताना है, संरेख। संरेख माने क्या, अगर समांतर है तो वो संरेख है। देखो काटे ना, देखो ये इसको काट रहा है, संरेख नहीं हो सकता। ये इसको काट रहा है, संरेख नहीं हो सकता। ये इसको काट रहा है, संरेख नहीं हो सकता। ये इसको काट रहा है, संरेख नहीं हो सकता। ये और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा तो ये और ये संरेख है। ये और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा तो ये और ये संरेख है। तो ये कह सकते हो आप, ये इसके समांतर है इसलिए संरेख है, ये इसके समांतर है इसलिए संरेख है। लेकिन संरेख नहीं बनाना, अगर खाली कहता है संरेख वेक्टर बताओ तो कहते डी बी
ए सी, चारों के चारों क्या है, संरेख है। ठीक है, ये इसका संरेख है और ये इसका संरेख है। लेकिन हमको बताना है संरेख है परंतु असमान है। तो देखो अगर हम इनकी की बात करें तो ये और ये संरेख हैं, लेकिन संरेख होने के साथ साथ समान है क्योंकि इनकी दिशा क्या है, सेम सेम है। लेकिन ये और ये संरेख है लेकिन ये विपरीत है। विपरीत माने क्या, असमान है, क्योंकि ये जा रहा है आगे तो ये जा रहा है पीछे। तो ये और ये संरेख भी है और असमान भी है। लेकिन ये और ये क्या है, संरेख है लेकिन क्या है, संरेख होने के साथ साथ क्या है, ये समान है। ठीक है, तो आई होप कि जो क्वेश्चन 4 था उसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इट मींस क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में कुल है 4 क्वेश्चन और हमको सत्य या असत्य के रूप में क्या करना है, इसका आंसर देना है। जो सत्य रहेगा बताना है सत्य है, जो असत्य रहेगा बताना है असत्य है। कह रहा है वेक्टर ये तथा माइनस वेक्टर ये संरेख है। देखो कह रहा है वेक्टर ये, तो वेक्टर ये और माइनस वेक्टर ये, कह रहा है क्या ये संरेख है। तो मान लो ये वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर ये है। अब माइनस वेक्टर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर में चिन्ह बदलता है तो क्या होती है, उसकी दिशा बदल जाती है। देखो वेक्टर में सिंपल सी बात है, सदिश राशियों में वेक्टर माने सदिश राशि, और सदिश राशियों में अगर दिशा को पलटना है ना तो बस माइनस लगा दो। अब ये था, यहां माइनस है तो क्या होगा, दिशा पलट जाएगी, और दिशा पलट जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस ये वेक्टर। और क्या ये एक दूसरे को काटेगा, तो कभी नहीं काटेगा। चाहे आप इसको यहां इसके ऊपर रख लो, चाहे इसके आगे रख लो, चाहे इसके समांतर रख लो, कभी भी नहीं काटेगा। तो ये इसके संरेख है, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल क्वेश्चन में जो पहला है वो सत्य है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिश है, ध्यान दो। क्वेश्चन में जो 2 कह रहा है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दो संरेख सदिश है, यानी दो सदिश है लेकिन वो क्या है, संरेख है। अब संरेख है इसका मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कह रहा है परिमाण सदैव समान होता है। कह रहा है संरेख है तो बताइए क्या उनका परिमाण हमेशा समान समान होगा। देखो अगर कोई दो वेक्टर दूसरे को काट नहीं रहा है तो कोई जरूरी है उसका परिमाण समान ही हो हमेशा। अरे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये छोटा सा है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे हैं। तो ये मान लो 5 है, ये मान लो 4 है, कोई जरूरी दोनों बराबर ही रहे। और मान लो एक ये 10 है और ये 3 है, ये काटेंगे नहीं एक दूसरे को, पर कोई जरूरी इनका परिमाण सेम सेम हो। मान लो सेम सेम हो भी जाए तो जरूरी है क्या हर बार सेम सेम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर कह रहा है सदैव समान होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। ऐसा कहता है कि परिमाण समान हो सकते हैं, तो बिल्कुल समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्वेश्चन में कह रहा है सदैव समान होंगे, इसलिए क्वेश्चन जो 2 है वो असत्य है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कह रहा है परिमाण सेम सेम है, बताओ हमें क्या कह रहा है, संरेख होते हैं। देखो ध्यान से समझ लो, संरेख हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। परिणाम सेम सेम है, सॉरी परिणाम नहीं, परिमाण, परिणाम नहीं होता है, परिमाण होता है। कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, परिमाण सेम सेम है, बताना है कि ये संरेख होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो मान लो इसका परिमाण कितना है, 5 मीटर है, इसका परिमाण भी कितना है, 5 मीटर है। तो परिमाण तो सेम सेम है, पर क्या है, संरेख है। और एक दूसरे को काट रहे, कहां संरेख है। अब मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो बिल्कुल परिमाण सेम है। यहां पे परिमाण यहां भी सेम है, परिमाण यहां भी सेम है, लेकिन यहां पर संरेख है और यहां पे संरेख नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो बिल्कुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब वो कह रहा है होते हैं, जोर दिए कह रहा है होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कह रहा वो गलत है, कह रहा है होते ही है, इसीलिए गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अब की बार क्या बोल रहा है, समान परिमाण, परिमाण क्या है अब की बार, सेम सेम है, वाले दो संरेख सदिश,
यानी परिमाण भी सेम सेम है और वो संरेख भी है। समझो पहले, परिमाण भी सेम सेम है, संरेख भी है, तो कह रहा है समान होते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं बता दूं संरेख का ना एग्जैक्टली खाली एक ही परिभाषा है कि ऐसे वेक्टर जो परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उनको बोलते हैं संरेख वेक्टर। बाकी वो जो दो एक रेखा में आ रहा था, एक उसके ऊपर चढ़ रहा था, बस ये मैं खाली समझाने के लिए आपको बता दिया था। लेकिन एग्जैक्टली जो उसकी परिभाषा होती है वो ये होती है कि अगर कोई दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं तो वो संरेख होंगे, मतलब समांतर है तभी वो संरेख होंगे, बस। तो परिभाषा के हिसाब से अगर हम चले तो समान परिमाण, परिमाण सेम सेम है, परिमाण जाए बाहर में, परिमाण से मतलब नहीं है। कह रहा है दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो दो संरेख सदिश, देखो ए मान लो ये एक सदिश ये है, इसका नाम है ये वेक्टर, सेकंड सदिश बी है, इसका नाम है बी वेक्टर। अब ये कह रहा है संरेख है, तो संरेख होने का क्या मतलब है कि समांतर होंगे, तो देखो इसलिए मैंने क्या किया, इनको समांतर कर दिया। अब कह रहा है परिमाण भी सेम सेम है, तो इनका परिमाण भी कह रहा है सेम सेम है और समांतर भी है। कह रहा है समान परिमाण, पहले देखो क्वेश्चन में पहले कह रहा है समान परिमाण, तो परिमाण क्या है, दोनों का सेम सेम है। अब कह रहा है तथा संरेख भी है, तो संरेख होने का क्या मतलब है, संरेख होने का यह मतलब है कि वो एक दूसरे के परस्पर क्या है, समांतर है। तो समान भी है, परिमाण भी सेम सेम है, समांतर भी है, और पढ़ के आए हो कि जिनका परिमाण सेम सेम हो और समांतर हो उनको बोलते हैं क्या, समान वेक्टर या समांतर वेक्टर। तो कह रहा है समान होते हैं, तो कहोगे बिल्कुल समान होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 में जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है। और हाँ, इसके जस्ट बाद आने वाला है, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे थे कि सर एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि हम लोग 50-60 नंबर पा करके मैथमेटिक्स में पास हो जाएं। तो बिल्कुल अब मैं उसकी एक सीरीज बनाऊंगा। सीरीज कैसे बनाऊंगा, जैसे मान लो हमारा पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर है सेट और सेट फंक्शन। तो सेट और सेट फंक्शन में कितने कुछ किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, एक दिन मैं वो टॉपिक लूंगा और उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगले दिन एक नया टॉपिक लूंगा, प्रत्यक्ष त्रिकोणमितीय फलन, और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऐसे 13-14 दिन लगेगा, ठीक है। उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ा दूंगा। या तो बेहतर हो अगर आप लोग थोड़ा बहुत पेशेंस रखो तो नेक्स्ट महीने में यानी फरवरी लास्ट से मैं लूंगा लाइव क्लास। और लाइव क्लास में क्या होगा कि जितने भी कमजोर बच्चे होंगे यानी जिनको खाली मैथमेटिक्स में पास होना है, तो मैं क्या करूंगा, हर दिन एक टॉपिक को टच करूंगा, और टच करने के बाद उसके बारे में पूरा डिटेल्स के किस टाइप के, पहले तो कॉन्सेप्ट बता दूंगा और आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता ना करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ठीक है। लाइव क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगा। सबसे पहले वहां पर कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी देखो सिंपली पहले बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको बता दूंगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप उसको आसानी से लगा लोगे। इस तरह अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 50 से भी अधिक नंबर बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब तभी पढ़ाऊंगा जब लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, तो फरवरी के लास्ट में लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं प्रश्नावली 10.2 के साथ, या अगर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी 25% जो बचा हुआ था तो उसके साथ मिलते हैं। और उसका वीडियो अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो वहां से देखिए आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नीचे आपके होम पेज पे वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।